दोस्तों आज मैं वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि पता नहीं आज के बाद मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन कुछ है जो लोगों को बता के जाना चाहती हूँ। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है? कभी आपने सोचा वो क्यों जाता है? लोग कहते हैं कि अरे वो चला गया, सोचो उसने अपने परिवार का मुंह नहीं देखा, अरे उसने एक बार वो अपने बाप का मुंह देख लेता, अपने भाई का मुंह देख लेता। तमाम तरह की बातें हैं। कोई भी दोस्तों ये जो कदम है ना, कोई भी ऐसे उठाता नहीं है। शायद कुछ लोग होते होंगे हर छोटी छोटी बात को लेकर ऐसा कदम उठाते होंगे। वीडियो दोस्तों आज लंबी होगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस वीडियो को कोई देखता है नहीं देखता है, लेकिन मन में एक भड़ास है जो चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को बता के जाऊँ। और एक दुनिया की सच्चाई है ना, आज मैं खोल के रख दूँगी और बताऊँगी कि लड़कियों की ज़िंदगी जो होती है ना, हम औरतों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। किसी ने सच ही कहा है, अगले जन्म में लड़की ना कीजो। मैं भी चाहती हूँ अगले जन्म में ऊपर वाला मुझे लड़की ना बनाए। लड़की बनके मैंने बहुत कुछ सहा है। पहले जब मैं छोटी थी किसी चीज़ की, जब मैं छोटी थी मैंने गरीबी ज़रूर देखी थी, लेकिन गरीबी में खुश थी। खाने को कम होता था लेकिन फिर भी एक खुश थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे पहले तो अपने घर में अपनी दादी का अत्याचार देखी, कैसे मेरी जो दादी थी मेरी माँ को पीटती थी, मारती थी। कभी हमको घर में रहना नसीब नहीं हुआ। मेरी माँ, हम 3 बहनें, एक नहीं पहले तो हम 2 बहनें थे, एक भाई थे। 2 बहन एक भाई को लेकर मेरी माँ दर दर भटकती थी। मेरे जो पापा थे वो कुछ कर नहीं रहे थे। मेरी माँ ने तरह तरह की अपनी सास के जुल्म सहे, मार खाई, पिटाई खाई, भूखे रहा। और यहाँ वहाँ गांव में हम लोगों ने ऐसी ज़िंदगी बसर की है जिसे शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिस गांव में हम लोग जाते थे, आज से 30 साल पहले आप पीछे चलिए तो गांव में घर में टॉयलेट नहीं होती थी। आपको फ्रेश होने के लिए बाहर खेतों में लोटा लेकर जाना पड़ता था। हमने वो भी दिन देखा है। वहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है। तभी से मेरा एक सपना था कि मैं कुछ करूँगी, अपने माँ बाप को सपोर्ट करूँगी। और मैं अपने पापा को, मुझे आज भी याद है जब अपने पापा को खाना जाती थी लेकर, तो इतना पैसा नहीं था कि मेरी माँ जो है, मेरे पापा एक टिफ़िन खरीद सके जो 3 खाने 4 खाने का आज लंच बॉक्स आता है। तो मैं छोटी सी पतीली थी, छोटे छोटे जो बर्तन होते थे मेरी माँ झोले में भरकर खाने को दिया करती थी। मैं अक्सर लेकर जाया करती थी। जहाँ से मैं गुजरती थी वहाँ पर एक औरत रहती थी। वो हमेशा मुझसे पूछती, क्योंकि बर्तन जो था आपस में जब लेकर जाती तो वो लड़ता था, खनक की आवाज़ आती थी, बेटा कि तुम इसमें क्या लेके जाती हो। और मैं शर्म के मारे नहीं बताती थी कि अलग अलग पतीली में दाल है, एक कटोरी में किसी में सब्ज़ी है। तो वो बर्तन आपस में लड़ता रहता था। और वो औरत शायद जानती थी क्या था, वो हर रोज़ मुझसे यही सवाल करती और मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती। और मैं बच्ची थी उस टाइम, मुश्किल से 7 से 8 साल की मेरी उम्र रही होगी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, अपनी माँ को भी आके ये बात बताती। लेकिन गरीबी ऐसी थी कि हम टिफ़िन खरीद नहीं सकते थे। तो फिर बहुत शर्मिंदगी से फिर मैंने जो रास्ता है उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कई जगह अपना घर बदला। कहीं लोग यहाँ से निकालते थे, कई लोग वहाँ से निकालते थे। हम लोगों ने कम से कम, जब तक मैं अपना होश न संभाल सकी, मतलब मैं क्लास 7th में ना पहुंच गई, जब तक हम लोग की 14 से 15 साल की उम्र नहीं हो गई, तब तक हम लोग बाहर ही रहते थे। कभी इनके घर में रहते थे, कभी उनके, मतलब हम लोगों ने कम से कम 7-8 घर बदले। उसके बाद भी कहीं सुकून नहीं, किसी न किसी बात को लेकर चिक चिक। फिर एक आया कि मेरी माँ जो है हम लोगों को लेकर अपने मायके चली गई। वहाँ पर मेरे मामा बहुत पैसे वाले थे, उनका घर था, उनके घर में रहते थे। तो वहाँ पर भी बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। मेरी जो मामी थी, जिसको मुआनी कहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। बहुत मेरी माँ को वो भी बहुत
ताने मारती थी। फिर वहाँ से भी एंड में हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया और फैसला किया कि अब जो भी होगा हम लोग अपने घर जाके रहेंगे। फिर मैंने अब हम लोग बड़े हो चुके तो अपनी माँ से कहते थे हम लोग के पास इतना बड़ा घर है, हम लोग क्यों यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते हैं, ना हम लोग की कहीं कोई इज्जत है, ना कोई इज्जत की नज़र से देखता है। जब जिसका मन में आता है वो गाली दे के, गंदी गंदी गालियाँ देकर हम लोगों को चला जाता है। ऐसा लगता है कि मानो हम लोग तो इंसान है ही नहीं, एक जानवर है जिसको जब मन में कोई आता है वो गाली दे के, उसको पीट के, उसको कैसे भी करके निकल जाता है। हम किराएदार होते हैं, हमें सुनना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। बहरहाल हम लोग वहाँ से खाली करके अपने घर लौट आए। घर आने के बाद से फिर से मेरी दादी का वही चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा। मेरी 4 बुआ थी, चारों का मेरी माँ पे अटैक करना, उनको मारना पीटना। तो हम लोग बड़े हो चुके थे, अब जो मुकाबला था वो बराबर का होता था। हम लोग भी लड़ते थे। तो उसके बाद से जैसे ही हम लोग बड़े हुए ना, उसके बाद से मेरी माँ को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। हाँ, जो लड़ाई है वो दिन भर होती थी, सुबह से रात हो जाती थी, रात से सुबह हो जाती थी, इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी। शायद इस बात पे आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं क्लास 8th में पढ़ती थी, मैं स्कूल जा रही थी, एक दूध वाला था, पता नहीं कैसे उसको मालूम था या मेरे मोहल्ले में दूध देता था या क्या था, वो उसको देकर ये कह रहा था, अरे इसके घर में तो ना दिन रात लड़ाई होती है, एक एक घर वाले तो पता नहीं कब सोते हैं। मैं ये बात अपने घर आके बताई। बहरहाल कैसे कैसे करके हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी। हम लोगों के पास तब उतने पैसे नहीं थे। पापा फिर एक छोटी सी कहीं दुकान डाले, इतना चलता था कि हाँ 2 रोटी मिल जाती थी, खा पी लेते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि कोई सामान खरीद सके। मेरी दादी जो थी वो नीचे घर में रहती थी, हम लोग ऊपर वाले मकान में रहते थे। ऊपर इतनी गर्मी होती थी, जब आपको पता है कि गर्मी के दिन में एक कूलर ना हो तो कैसे इंसान सर्वाइव करेगा। और हमारे पास तब फ्रीज़ नहीं थी। मेरी दादी क्या सब कुछ थी, सारी सुविधाएं थी, दादी क्या फ्रीज़ थी, टीवी थी, लेकिन हमारी दादी जो थी, जो हमारी बुआ लोग थी, वो हमें पानी पीने नहीं देती थी। जब हम लोग को बहुत प्यास लगती थी तो मेरी माँ जो है, जब सब लोग सो जाते थे तो वो नीचे से बाल्टी का पानी रखा होता था, वो ठंडा था, वो ठंडा होता था, और ऊपर का जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाया करता था, जो पीने लायक भी नहीं होता था। तो मेरी माँ चुपके से वो पानी एक लोटा निकाल के हम लोगों को रात में पिला दिया करती थी। ऐसे कुछ हमारी ज़िंदगी जो है वो बीती। फिर आगे चल के जो बुआ है उनकी शादी तो खैर हो चुकी थी, लेकिन वो रहती यहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी माँ जो है सब्र करती रही, हम लोगों को पालती रही। फिर उसके बाद से मैं वो एक सपना लेके, अपने माँ बाप का सपना लेके, अपनी गरीबी को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं आगे कुछ पढ़ूँगी, कुछ करूँगी। मैं इलाहाबाद आ गई और बीए में मैंने एडमिशन लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की, लेकिन वहाँ पे किसी के द्वारा मुझे फंसा दिया गया। वहाँ पर एक लड़की ने मेरे बगल में चिट फेंक दी थी, जिसके बाद से जो जांच करने के लिए आते हैं वो मेरी सीट पर जब उनको पर्ची मिलती है तो वहीं से मुझे रस्टिकेट कर देते हैं। और उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। 3 साल तक के लिए मुझे रस्टिकेट किया जाता है। फिर उसके बाद से उस दौरान मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ जॉब करूँगी। पहले तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरी माँ मुझे समझाती है, लेकिन बहरहाल चलो ठीक है। उसी दौरान मेरी ज़िंदगी में जब मैं हाई स्कूल में थी तभी एक लड़का आता है जिसका नाम रवि होता है। मैं मुसलमान हूँ, वो लड़का हिंदू होता है, लेकिन कभी जिस माहौल में हम लोगों की परवरिश हुई है, कभी हम लोगों ने हिंदू मुसलमान ये सब जाना ही नहीं। और शायद उस टाइम का जो दौर था, शायद ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये सब चीज़ें बहुत थी, क्योंकि ये सब चीज़ें उस टाइम पे थी ही नहीं। अब जैसे चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा नफ़रत है। मेरी ज़्यादातर सहेलियाँ जो थी वो हिंदू थी, मेरे घर में उनका आना जाना था, हाँ, और हम लोग भी उनके घर आते जाते थे, तो ऐसी कोई चीज़ें थी ही नहीं। फिर उसके बाद से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और तकरीबन इंटर तक हम लोग कांटेक्ट में रहे। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गई। उसके बाद भी मैं उसके टच में थी, बात भी करती थी। वो उसको जो उसके पापा थे वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने काफ़ी लड़के को काफ़ी हेल्प किया और अपने पैसे से उसको लखनऊ भिजवाया। वहाँ पर उससे बोला कि हम दोनों के फ्यूचर का सवाल है, तुम्हें लखनऊ जाना चाहिए। वो लखनऊ गया, वहाँ पर जाकर उसने पढ़ाई की, फिर वहीं पर उसने जॉब स्टार्टिंग की और मैं इलाहाबाद से कभी कभी उससे मिलने के लिए जाया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इधर मैं अपनी तैयारी जो है बहुत ज़ोरों शोर से कर रही थी। मेरा सपना था CBI ऑफिसर बनने का। मैंने उसकी पढ़ाई दिन रात की। उसमें मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, और मेरा जो पढ़ाई थी वो हाई स्कूल ही मैथ थी। मैंने हाई स्कूल मैथ से किया था, इंटर मैंने मैथ से नहीं किया था। उसके बाद से मैंने 4 साल बहुत ज़्यादा SSC CGL की मैंने तैयारी की, बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत की। किसी तरीके से प्री तो निकल जाता था, लेकिन मेंस में एक बार भी सफलता नहीं मिली। फिर मुझे लगा कि ये फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये उसमें 100 क्वेश्चन
मैथ्स के आते हैं उसमें तो मैं बीट कर ही नहीं सकती हूँ। मेरा तो इसमें कंपटीशन दूर दूर से नहीं है। फिर कहीं ना कहीं ये था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इतना साल दे दिया है और फिर कैसे क्या करूँ, ऐसे कौन सा एग्ज़ाम दूँ जिसमें मैथ नहीं आती है। तो बहुत सोचने समझने के बाद 5-6 साल का वक्त और इसी तरीके से बीत गया। फिर एक लाइन मिली जिसका नाम है स्टेनोग्राफ़र की परीक्षा होती है, जिसमें स्टोनो आती है, जिसमें मैथ्स का कोई लेना देना नहीं होता, मैथ्स का दूर दूर से नाम नहीं होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट थी। मैंने सोचा कि मैं ये करूँगी, लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि उसमें सब कुछ तो इजी आता है, बहुत पेपर इजी होता है, लेकिन जो उसका शॉर्ट हैंड पेपर जो होता है इतना टफ, एक अलग सी लैंग्वेज होती है। जैसे आपने उर्दू सुना होगा, तो उर्दू तो एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है जिसको आप बिल्कुल 3-4 महीना सीख के साल भर में एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन वो जो ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको आपको उसमें 1 मिनट में 80 शब्द या 100 शब्द लिखने होते हैं। तो 1 मिनट में 80 शब्द लिखना कोई छोटा मोटी बात नहीं होती, बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। आप एक एक पूरे सेंटेंस को आपको एक ही शब्द में लिखना होता है। अस्पताल जैसी जो, जैसे हॉस्पिटल बहुत बड़ा शब्द है तो आपका हाथ रुकेगा, तो इसके लिए आप प्लस का निशान बना सकते हैं ताकि आप पढ़ सको। बहुत सारी आउटलाइन जो होती है, आपकी खुद की कोई चीज़ें होती है जिसको आपको लिख कर तैयार करना होता है, क्योंकि बड़े बड़े शब्द आप लिखने चलोगे तो फिर उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि 1 मिनट में 80 शब्द लिखने होते हैं। बहरहाल शॉर्ट हैंड सीखते सीखते मुझे 3 साल लग गए 80 की स्पीड लाने में। उसके बाद से मैंने फिर उसकी तैयारी की, एंट्रेंस की तैयारी की, एंट्रेंस देना शुरू किया और उसके बाद भी 2-3 बार में मेरा कहीं कुछ निकला नहीं। 1-2 बार प्री निकला तो फिर शॉर्ट हैंड नहीं निकला। अब यही सब करते करते ये सब सीखते सीखते भी 3 से 4 साल का वक्त बीत गया, यानी 8 साल हो गए। 8 साल में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और फिर जैसे ही पेपर अच्छा जाने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा, लगा कि अब सब कुछ हो जाएगा, साल 2 साल का मौका मिला तो सब कुछ नौकरी लग जाएगी, वैसे ही मेरी एज ओवर हो जाती है, क्योंकि इसमें 34 एज होती है, मेरी एज ओवर हो जाती है। अब मुझे वहाँ से बहुत बड़ा झटका लगता है, एक मायूसी लगती है, बहुत ज़्यादा वहाँ से मुझे हार मिलती है कि अब मैं क्या करूँ। और ऊपर से मेरे जो और दोस्त थे उनका SSC में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद से वो जो मेरे दोस्त थे जिनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ थी, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, हर सुख दुख में मेरा साथ दिया करते थे। एक वक्त भी ऐसा आता है कि जब उनकी नौकरी लगने के बाद से वो मुझसे बात करना भी बंद कर देते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ। फिर भी मैंने कैसे कैसे अपने आप को संभाला। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगी। और भी यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, और जैसे कि एक मेरे फ्रेंड का यूपी PCL में हुआ, बिजली विभाग में हुआ, तो फिर मुझे लगा कि ये लाइन ठीक है, इसमें एज ज़्यादा है, चलो इसकी तैयारी करते हैं। उसकी तैयारी मैंने तभी से करना स्टार्ट कर दिया जब मेरे पहले एक फ्रेंड का, साजिद नाम के लड़के का हुआ। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उसका सिलेक्शन हुआ। उसके 2 साल के बाद बिजली विभाग की वैकेंसी निकलती है, मात्र 2 वैकेंसी निकलती है, 2 सीट आती है। अब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि उस वैकेंसी में, क्योंकि फीसेस भी उसकी बहुत ज़्यादा थी, 1000 रुपये एक फॉर्म का था। अगर मैं उसको देती हूँ तो 2 सीट में मैं कहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी, इसलिए मैंने वो फॉर्म नहीं डाला और फिर मैं आगे का अपॉर्चुनिटी का वेट करने लगी। और इसी तरह वक्त बीता और अब इतना साल हो गया है, आज 8 से 10 साल हो गए हैं यूपी PCL से, बिजली विभाग से आज तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकली। वो भी तैयारी मेरी बिल्कुल विफल रह गई। फिर मैंने सोचा लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए ही, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले हार जाती थी, फिर खुद को किसी तरीके से समझाती थी, फिर यही सब ज़िंदगी में चल रहा था। और फिर पता चलता है कि कोरोना आता है, और कोरोना टाइम में मेरी सारी ज़िंदगी जो है, मेरी जितनी भी ज़िंदगी में उथल थी पुथल थी, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब ज़िंदगी से लड़ रही थी, हार रही थी, उठ रही थी, लड़ रही थी, गिर रही थी, चल रही थी, एक उम्मीद लेके कोरोना आता है, परिवार ही तहस से नहस हो जाता है। जो मेरी माँ थी वही दुनिया से चली जाती है। इतना बड़ा धक्का लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। इससे पहले तो मैंने एक बात बताना ही भूल गई, जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, रवि नाम का, उसका किस्सा तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जब मैं अपनी लाइफ में बिजी थी, मेहनत कर रही थी, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, उस दौरान मैंने उससे बात करना बहुत कम कर दिया था। बात होती थी लेकिन उतनी नहीं होती थी जितना कि एक कपल्स करते हैं, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। उस टाइम में उससे आधा घंटा, 1-1 घंटे ही बात किया करती थी 24 घंटे में, और कहा करती थी।
कि जब हम मेरा फ्यूचर बन जाएगा तब तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर उसी दौरान उसकी लाइफ में एक लड़की आती है। उस लड़की के बारे में मैं जानती हूँ क्योंकि जब मैं लखनऊ जाती थी उससे मिलने, तो मैंने उससे मिली हूँ, उसको देखा है। उस लड़की का नाम नेहा होता है, जो दिखने में इतनी काली, इतनी ख़राब सी, लेकिन लड़की पैसे वाली थी। और वो लड़की उसको रवि भाई बोलती थी। तो लड़की का उसके फ्लैट पे भी आना जाना था और हम तीनों अक्सर साथ में भी घूमने जाते थे। और लड़की अक्सर किसी न किसी बहाने से उसके फ्लैट पे आके हम लोगों के साथ भी रुकती थी। तो मुझे लगा कि लड़की भाई भाई बोलती है और लड़की इतनी ख़राब सी है, तो कभी मुझे उसको लेकर जिलस फील नहीं हुई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने इससे पूछा रवि से कि ये क्या है। तो बोलता रहे वो मुझको भाई बोलती है, मैं उसको बहन मानता हूँ। और क्योंकि ऐसा हुआ कि हम लोग कभी, जैसे कि हम कभी उसके साथ घूमने जा रहे हैं, कभी मैं उसके साथ घूमने के लिए जा रही हूँ, ठीक है, मैं तैयार ही हूँ, तब तक वो लड़की आ जाती, कहती है कि तुम कहीं घूमने चलोगी। तो मैं भी इतनी मूर्ख में कहती यार हम लोग तो घूमने जा ही रहे, चलो तुम भी चलो। फिर लेकिन जब मैं वहाँ घूमने पहुँचती हूँ तो थोड़ा सा मुझे दिमाग की बत्ती जलती है और मैं ये सोचती हूँ यार कि ये कैसे हो सकता है यार, कि हम लोग, मैं घूमने के लिए निकली हुई थी, तैयार थी, ये लड़की कैसे अचानक आ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट होता है। मैं उस लड़के से वहीं पर रवि से झगड़ा करती हूँ, पूछती हूँ, तो वो जो रवि होता है वो कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, कहो तो मैं उससे पूछाऊँ, वो तो खुद एक लड़के के साथ आई है। तो हाँ, वो जो लड़की थी वहाँ पे पहुँचने के बाद किसी और लड़के को बुलाती है, वहाँ पे उसके साथ वो घूम रही थी, हम लोग अपना इधर घूम रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा और फिर इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। फिर मैं अपना इलाहाबाद चली आई। फिर लेकिन मुझे वहाँ से एक फीलिंग्स आ रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। फिर मैं जब इलाहाबाद आती हूँ, वो लड़की, मैं उसको जब अपने बॉयफ्रेंड के नंबर पर कॉल करती हूँ तो वो जो लड़की है मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है, कहती है तू फ़ोन मत कर, हम लोग शादी कर चुके हैं, अगर तू यहाँ आएगी तो मैं तुझे मारूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। और उस टाइम इतनी मैं जागरूक नहीं थी कि मैं कोई कदम ऐसा उठाती, मैं कोई पुलिस एक्शन लेती कि लड़का कैसे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, जो कि लड़का जो है मेरे साथ लिविंग में भी रह रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरी मासूमियत थी कि मुझे कुछ पता नहीं था उस दौर में, तो मैं लड़के के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकी, मैं डर गई। और इसलिए भी क्योंकि जो लड़का था वो मेरे यहाँ का रहने वाला था, हम गाँव के, एक ही गाँव के रहने वाले थे। तो एक था डर था कि कहीं बदनामी ना हो जाए, उसके घर वाले मेरे घर पर ना जाए और तो हमारे घर के पापा की इज्जत जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस डर से भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया और जो भी मेरे साथ हो रहा था वो मैं सह रही थी। लड़के से मैंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े कि यार एक बार मुझसे मिल लो, एक बार मुझे बताओ आखिर में क्या बात है। लड़का जब बात करता तो कभी या तो मुझको गालियाँ देता, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता। फिर एक बार किसी तरीके से 1 महीने के बाद से लड़के से बात हुई और मैंने उसको कहा कि यार ये सब क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। बोला मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ, मैं सब कुछ तुमको बताऊँगा बेटा, बाबू मैं तुमको सब कुछ बताऊँगा। मैंने कहा बेटा मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ज़िद करके लखनऊ चली जाती हूँ स्टेशन पे उससे मिलने के लिए। मैं देर रात तक उसका इंतज़ार करती हूँ। वो मुझे मना कर रहा था कि नहीं तुम मत आओ, मैं नहीं मिल पाऊँगा। हम तो मुझे यकीन था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उससे मिले नहीं। मैं जनवरी का महीना था, मैं लखनऊ स्टेशन पे जाकर रात भर उसका इंतज़ार करती हूँ प्लेटफॉर्म पे खड़े होके। लेकिन वो लड़का जो है अपना नंबर बंद कर देता है। मैं रात भर उसको फ़ोन करती हूँ, मेरे मोबाइल का जो चार्जर है वो ख़त्म हो जाता है। यार मैं ये सब के बारे में बात नहीं करती हूँ, पता नहीं यार मुझे क्यों लगता है कि आज मुझे सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। यार मैंने जो फेस किया है ना, शायद किसी ने भी फेस नहीं किया होगा यार, इसीलिए मैं चाहती हूँ यार कि आप लोग जानो। फिर मैंने उस लड़के को फ़ोन किया, वो लड़का रात भर नहीं आया। रात भर मैं रोती रही, उसका स्टेशन पे इंतज़ार किया। सुबह हो गई, मैं थक गई। फिर वहाँ पर एक दरगाह पड़ती है चिन्हट के आगे, मुझे नाम नहीं याद है क्योंकि हम दोनों अक्सर वहाँ पर जाया करते थे। जब मैं उम्मीदें हार गई, हिम्मत हार गई, मैं वहाँ पर दरगाह पे गई, वहाँ पर दुआएं मांगी, वहाँ पर रोई। उसके बाद से मैं वापस आ गई। मैंने सोचा शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। वो साईं को बहुत मानता था। मैंने एक साईं की मूर्ति ली और चिन्हट पे उसकी दुकान है, मैं उसको जाकर उसको बाहर बुलाया, उसके पैर छुई। पता नहीं न जाने ऐसा क्या था कि मैंने उसका पैर छुआ और उसको वो मूर्ति दी कि ये लो, इसको हमेशा अपने पास संभाल के रखना। और वहाँ से फिर मैं वापस इलाहाबाद लौट आई। और उसके बाद से
जब भी मैं उसको कॉल करती वो हमेशा वही लड़की फ़ोन उठाती, मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती। और लड़का भी अगर फ़ोन उठाता, शायद वो उसके सामने थी या क्या थी, तो वो भी मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता। मैं उससे कहती कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तो मैं मर जाऊँगी। तो वो बोलता था सीधे कि ठीक है तुम मुझे मर जाओ, तुम्हारे जीने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मरना चाहती हो तुम मर जाओ। जब मैंने ये शब्द सुना अपने मुँह से उसके लिए, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं मर भी जाऊँ, उस टाइम पे मैं सच में अपनी जान देना चाहती थी। मैंने सोचा अगर मैं मर भी जाऊँ, मैं जिस बंदे के लिए मर रही हूँ उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मेरे मरने का क्या फ़ायदा। मैंने उस चीज़ों को वहीं छोड़ दिया और मरने का इरादा भी ख़त्म कर लिया। फिर भी लेकिन जब जब उसकी याद आती, बेहा बनकर उसे कॉल करती, बदले में वो मुझे फिर गालियाँ देता, उसकी गाली खाती, उस लड़की की गाली खाती, दिल्लतें सहती। और हद तो तब हो गई जब उसने मुझसे ये कहा। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि जिस लड़की को तुम बहन मानते थे आज तुमने उसको अपनी बीवी बना रखा है। और जो लड़की थी, मैंने कहा तुमने मेरे साथ क्या, इतना हम लोगों ने 12 साल एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, वो क्या था। तो बोला बेटा वो तुम्हें क्या लगता है वो प्यार था। तो मैंने कहा नहीं तो क्या और क्या था। तो उसने बोला बेटा वो टाइम पास था। मैंने कहा वाओ कितनी अच्छी बात है ना, तुम किसी के साथ 12 साल तक तुमने मेरे साथ टाइम पास किया। बोला हाँ बेटा वो तो बस टाइम पास था। मैं क्या बोलूँ यार, उसके एक एक शब्द आज भी मुझे याद है, उसने कैसे कैसे मुझे क्या क्या बोला था। और पता नहीं कब उस लड़की ने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली, मुझे तो आज भी सारी चीज़ें नहीं पता। फिर उसके बाद से जब मेरी लड़के से कांटेक्ट रहा, मैं उसको बराबर कॉल करती रही। फिर और भी किसी के थ्रू पता चला उसने उससे शादी कर ली है। और उसके बाद से वो लड़की भी उसे कहीं ना कहीं, लड़की और लड़के के बीच में फिज़िकल रिलेशन बन गया था। लड़की जो थी उसने उसको ब्लैकमेल किया कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ FIR करूँगी, तो मैं जेल भिजवाऊँगी। लड़के ने दबाव में आकर, और क्योंकि लड़की के साथ उसका फिज़िकल रिलेशन था, तो हर कोई मेरे जैसी लड़की नहीं होती है बेवकूफ़ चूतिया टाइप की जो इतना सब कुछ सह जाए। उसे 6 महीने के प्यार में उससे फिज़िकल रिलेशन बनाया और उसके बाद से उसने दबाव बनाकर उससे शादी कर ली। और यहीं से सारी मेरी किस्सा कहानी ख़त्म हो गई। बहरहाल मैं लोगों की गालियाँ खाती रही, उसकी गालियाँ खाती रही, उसके घर वालों की। और बहरहाल अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके से रो रो के मूव ऑन किया। ऐसा कोई पल नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं था कि जब मैं रोती नहीं थी, हमेशा बहुत ज़्यादा रोती थी। फिर उसके बाद से कभी मैंने ये बात जो है मैं अपनी माँ को नहीं बताई। हालांकि मेरी माँ को कहीं ना कहीं ये चीज़ें अंदर अंदर पता थी, क्योंकि मेरी माँ जो थी हम दोनों के बारे में वो जानती थी। उसके बाद से वक्त आगे गुजरता है, मेरी माँ मुझे समझाती है कि बेटा यही ज़िंदगी का नाम है, तुमने देखा ना कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। फिर उसके बाद से वहाँ मैंने मूव ऑन किया, अपने पढ़ाई जो है फिर से कंटिन्यू की। फिर उसके बाद से मुझे पढ़ाई में भी निराश मिली, कहीं से कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ों से मैं हार रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। इधर कोरोना आता है, वहाँ पर सब लोग क्वारंटाइन हो जाते हैं और उसके बाद से मेरी माँ को भी कोरोना हो जाता है और उसी कोरोना में उनकी डेथ हो जाती है। परिवार तहस से नहस हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। घर की जिम्मेदारी जो थी, जो मेरी बड़ी बहन है उसके ऊपर आ जाती है, वो घर में खाना बनाती है। और उसके साथ भी कुछ ऐसी सी चीज़ें होती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो भी कहीं ना कहीं मेंटली डिप्रेस्ड हो चुकी है, मेंटली परेशान हो चुकी है। उसको भी किसी ने इतना बड़ा धोखा दिया, एक शख्स ने नहीं 3-4 शख्स ने उसे इस तरीके से धोखा दिया कि उसको कहीं ना कहीं एक पागल सा बना के रख दिया है। भले वो आज घर की जिम्मेदारी तो निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी सब में चलते चलते मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पापा जो है उन्होंने दूसरी शादी करने का मन बनाया। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों पे दबाव बनाया, घर में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके कहा सुनी होती थी। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि वो दूसरी शादी कर लेंगे। हम लोगों ने कहा हम लोगों की इतनी उम्र हो गई है, अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, मेरा एक भाई है, कम से कम आप उसकी तो शादी कर लीजिए। मेरे पापा इन चीज़ों को लेके बहुत प्रेशर करते थे। तब मेरी दादी दादा ज़िंदा थे, मेरी दादी दादा भी लड़ाई करते थे हम लोगों से कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो क्यों नहीं करने देती है, और ये तो हमारे मज़हब में है कि अगर एक औरत मर जाए तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को लेके कहा सुनी होती थी। फ़िलहाल मेरे दादा की भी एक्सपायर हो गए। उसके बाद से मेरी जो दादी थी वो उनकी बेटी जो है उनको मुंबई लेकर चली गई। अब हम केवल भाई बहन ही घर में अकेले रहते हैं। भाई भी जो है अब मुंबई जाकर वो अपनी नौकरी कर रहा है। इधर बहनों से मेरे रिश्ते जो अच्छे नहीं हैं और
इसी बीच दौरान कोरोना के टाइम में मेरी एक शख्स से मुलाकात होती है, और जिनका नाम मुझे नहीं लगता है कि शेयर करना चाहिए। वो मेरी ज़िंदगी में एक फ़रिश्ता बन के आता है, और उस टाइम वो मेरे पैसे से हर चीज़ से लेके मदद करता है। वो भी अदर कास्ट का होता है, अदर मज़हब का होता है। उससे मुझे लगाव हो जाता है, क्योंकि उसने मुझे मानसिक और कहीं ना कहीं हर तरीके से उसने मुझे पैसे से लेके हर चीज़ से वो मेरा सपोर्ट करता है। और एक बार फिर से मुझे उससे कहीं ना कहीं इमोशनली और प्यार हो जाता है। हालांकि उनकी जो उम्र है मुझसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार जो होता है ना, मैंने एक बार अपनी उम्र के लड़के को प्यार करके देखा, एक अपने से ज़्यादा कम उम्र के लड़के को प्यार करके देखा, जो मुझे वो बच्चों की तरह रखता है, हर मेरी ख्वाहिश को पूरा करता है। आज कहीं ना कहीं मैं थोड़ा स्टेबल हूँ तो उनकी वजह से हूँ। और इधर मेरे घर से रिश्ते जो है अच्छे नहीं हैं। मेरी बड़ी बहन से अक्सर मेरी लड़ाई हुआ करती है, वो भी इस तरीके से। और इधर मैं प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कहीं भी मेरी कोई भी नौकरी नहीं लग रही है। मैं परेशान होकर मैं फिर से इलाहाबाद आती हूँ, यहाँ पर कमरा लेकर रहती हूँ और फिर से ट्राई करती हूँ प्राइवेट जॉब के लिए, लेकिन किसी सेक्टर में मुझे कोई ना कोई कमी करके निकाल दिया जाता है। ज़्यादातर मेरी एज की वजह से मुझे नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। मैं बहुत ज़्यादा ये सबसे परेशान हो गई हूँ। ये सबसे परेशान होकर फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं घर पर ही रहूँगी। इस बीच मैंने 3 साल से मैंने यूट्यूब पर बहुत ट्राई किया है। मेरे चैनल जो है, मैं आपको स्क्रीन लगा देती हूँ। मेरा चैनल जो है 2 साल हो गया मोनेटाइज हुए, लेकिन आज तक मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं मिली। यूट्यूब का हाल ये है कि वो छोटे क्रिएटर को कभी सपोर्ट नहीं करता है। मैंने ना जाने कितने चैनल बनाए हैं, कम से कम मैंने 5-6 चैनल बनाया है, उस पर काम किया है, लेकिन कहीं किसी पे कोई सक्सेस नहीं मिली। एक चैनल था जो मोनेटाइज होता है, और उस चैनल पे मैंने बहुत मेहनत की और अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है, लेकिन उसके बाद से यूट्यूब ने इम्प्रेशन भेजना बंद कर दिया। आज 2 साल हो गए हैं, 25-50 व्यू आते हैं, तो उसमें तो आपको एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हालांकि मेरा $85 बन चुका है। $85 बने हुए जब चैनल मोनेटाइज हुआ था तभी 4 महीने के अंदर बन गया था, लेकिन आज 1.5 साल हो गए हैं, $15 नहीं बन पाया है कि मैं अपनी पहली पेमेंट निकाल सकूं, क्योंकि व्यू 25 से 50 आते हैं। वीडियो पे कभी व्यू आता है, एक हफ्ते वीडियो डालती हूँ तो 2 वीडियो पे व्यू आता है, वो भी 1000-1200, और 4 वीडियो पे 25-50 व्यू आता है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आती है। फिर इसीलिए मैंने प्राइवेट जॉब सर्च किया। वहाँ पर भी मेरी एज की वजह से मुझे बाहर कर दिया जाता है। वहाँ पर भी कोई चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई। हार के सब कुछ छोड़ के मैं वापस घर गई। घर जाकर वहीं बहनों का ताना, बहनों से लड़ाई, सारी चीज़ें। फिर मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ पर भी मैं नहीं रह पाऊँगी। मैंने घर छोड़ दिया और अब मैं इलाहाबाद फिर से आकर यहाँ पर कमरा लेकर रह रही हूँ। हालाँकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन मैं सोचती हूँ अगला बंदा मुझे कब तक सपोर्ट करेगा। मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे 3-4 जगह से रिजेक्शन मिल चुकी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वाइव कैसे करूँ। ना मेरे पास खाने के लिए इस टाइम कुछ पैसे हैं, और ना ही इस टाइम मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि मेरे पास अच्छे व्यू आते हैं कि मैं लोगों से मदद मांग सकूँ स्कैनर लगा के अपना। और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे स्कैनर लगा देना चाहिए। पता नहीं लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि शायद मैं सोच रही हूँ कि अभी ज़िंदगी को यहीं समाप्त कर दूँ। लेकिन बस सोचा कि जाते जाते अपनी कहानी जो है वो आप सबको अपनी पूरी जो लाइफ की जर्नी है ना, जो मेरी पूरी बचपन की जर्नी है, वो शेयर करूं। कि कोई आप ही बताना ये सुनने के बाद कि आपको क्या लगता है कि ऐसे में मैं कैसे सर्वाइव कर सकती हूँ। आखिर में मैं मरना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है जीने का। जिसके साथ मैंने ज़िंदगी बिताने के सपने सोचे कि चलो उसके साथ आगे बढ़ूँ, जो मुझे इतना सपोर्ट करता है, वो भी तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ठीक है, चलो लाइफ इतनी ख़राब है, ठीक है, चलो ये सब नहीं देखते, उसके साथ सर्वाइव करते। लेकिन उनका जो बेटा है वो साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, उसको मुझसे इश्यूज़ है। तो अब लाइफ इस मोड़ पे आ गई है ना कि अब समझ में नहीं आता है यार क्या करूं। लगता है यार कि अब ज़िंदगी को यही विराम लगा दूं। यार कब तक लड़ूंगी यार, अब मन नहीं करता है, अंदर अंदर घुटती जा रही हूँ। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही है कि जिसके सहारे मैं ज़िंदा रहूँ। सारी चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही हैं।
लोग हार कर अपने परिवार के पास जाते हैं। मेरे पास ना वो सहारा है, कहीं से कुछ अच्छा होते नज़र नहीं आ रहा है। मरना नहीं चाहती हूँ यार। जो लड़की इतना इतना सब कुछ सह के भी सरवाइव कर सकती है, क्या लगता है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी? बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। देखती हूँ मैं आगे क्या करूं। यार बहुत थक चुकी हूँ यार। बस मुझे एक उम्मीद चाहिए, एक आशा की किरण, बस एक आशा की किरण यार, बस एक आशा की किरण। मन नहीं करता है कि क्या कहूँ यार। अब मेरे पास कोई और शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए। सब कुछ मैं अपना सुना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। बहुत हर रोज़ एक मिरेकल का इंतज़ार करती हूँ। सोचती हूँ ऊपर वाला शायद अब मेरी तकदीर बदल दे, मेरी कोई वीडियोस वायरल हो जाए, शायद कहीं से मेरे पर किसी को दया आ जाए और मेरी कोई सिचुएशन देख के मुझे सपोर्ट कर दे। मेरी भी वीडियोस जो है वायरल हो जाए, अगले दिन से इतना व्यूज़ आने लगे कि मैं सरवाइव कर सकूं। सुबह उठूं तो देखूं मेरी वीडियोस वायरल हो गई, 1-2 लाख मेरी वीडियोस पे व्यू आए हैं। पर ये सब चीज़ें एक सपने जैसी हैं। सपने में और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। थक चुकी हूँ दोस्तों। अपने घर से अकेले तो भाग कर चली आई हूँ सारा सामान लेके, बट अब सवाल ये है कि सरवाइव कैसे करूँ। चलो दोस्तों, आप ज़रूर मुझे कोई सजेशन देना, कुछ उम्मीद देना, बताना कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने हर फील्ड में मैंने ट्राई किया है, हर चीज़ मैंने करके देख लिया है। ब्लॉगिंग से लेके, न्यूज़ एंकरिंग से लेके, क्राइम स्टोरीज से लेके, वीडियोज़ से लेके सब कुछ ट्राई किया है, जॉब से लेके। क्या करूँ अब लोग, क्या करूँ अब लोगों के घर में जाकर बर्तन धोने का काम करूँ? क्या करूँ? अब मेरे पास केवल यही रास्ता बचा है और मुझे नहीं लगता है यार कि अब हालात ऐसे आ गए कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा।